नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का मनोविज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था समायोजन के टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। और अप्रत्यक्ष विधियों की श्रृंखला में आज हम जो कुछ अन्य विशेष उपयोगी, जिनसे ज्यादा से ज्यादा कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कुछ आज ऐसी समायोजन की विधियां, ऐसी कुछ मनोरचनाओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं जिसके बारे में पिछले समय में ये देखा गया कि बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंतर्गत लगभग अधिकांश सब्जेक्टों में आज जो हम 2-3 समायोजन की विधियां पढ़ेंगे उनमें से जो है प्रश्न आए ही आए हैं। तो दोस्तों, अगली जो समायोजन की विधि है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है क्षतिपूर्ति। नंबर 1 पर अपन पढ़ने जा रहे हैं क्षतिपूर्ति। जिसे कहते हैं कंपनसेशन। तो देखिए दोस्तों, क्षतिपूर्ति क्या है, इस विधि को लेकर के जो है किताबों के अंतर्गत जो है बहुत अधिक मात्रा में विसंगतियां है। क्योंकि सामान्य तरीके से जो है क्षतिपूर्ति के बारे में पुस्तकों में लिख दिया जाता है कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाता है, जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाता है तो उसी क्षेत्र में या उससे भिन्न क्षेत्र में प्रयास करके जब सफलता प्राप्त करता है तो उसको हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको आज ये बताना चाहता हूं कि क्षतिपूरक उपाय और क्षतिपूर्ति जो कि एक मानसिक मनोरचना है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्षतिपूरक जो उपाय है वो क्षतिपूरक उपाय जो है वो कॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, जबकि क्षतिपूर्ति जो समायोजन की युक्ति है, यह समायोजन की युक्ति जो है अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करती है। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर क्या तो दोनों के बीच में डिफरेंस है और क्षतिपूर्ति जो है वो किस प्रकार जो है हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो देखिए दोस्तों, क्षतिपूर्ति के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था एडलर। और एडलर ने क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कहा? एडलर ने क्षतिपूर्ति के बारे में कहा कि हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने के प्रयास को ही हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने के प्रयास को ही विजय प्राप्त करने के प्रयास को ही क्षतिपूर्ति कहते हैं। प्रयास को ही क्षतिपूर्ति कहते हैं। हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास करे जाते हैं, तो हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास करे जाते हैं, उन प्रयासों को ही हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। यह एक ऐसी मनोरचना है, यह एक ऐसी मनोरचना है मेंटल मैकेनिज्म,
यह एक ऐसी मनोरचना है जिसमें व्यक्ति, यह एक ऐसी मनोरचना है दोस्तों जिसमें व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाली, अपने अंदर उत्पन्न होने वाली हीन भावना पर विजय प्राप्त करने का, हीन भावना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। हीन भावना पर क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है दोस्तों? विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी एक तरीके से हम इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने अंदर किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली जो कमी है या जो कमजोरी है, तो इंसान में जो कमी या जो कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण व्यक्ति में जो हीन भावना पनपने लगती है, तो उसी हीन भावना से बचने के लिए जब व्यक्ति कुछ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है, तो उसके इस व्यवहार के अंदर ही क्षतिपूर्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। पर इसमें ध्यान रखने का बिंदु यह है दोस्तों कि जीवन में क्षतिपूर्ति का प्रयोग इंसान को महान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने का बिंदु सिर्फ यह है कि हम जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं वहां तक तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्षतिपूर्ति इंसान को महान बनाने में या इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन केवल ध्यान यहां पर हमें यह रखना है कि कहीं हमारे द्वारा जो क्षतिपूर्ति का प्रयोग हो रहा है वो क्षतिपूर्ति से बढ़कर के अति क्षतिपूर्ति के रूप में ना बदल जाए। क्योंकि अगर अति क्षतिपूर्ति के रूप में यदि हमारे व्यवहार में विशिष्टताएं पैदा हो गई, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। आज दोस्तों इस क्षतिपूर्ति को समझने के लिए सबसे पहले मैं फ्राइड के द्वारा जो क्षतिपूर्ति पर अनुसंधान हुआ उस अनुसंधान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति जब अति क्षतिपूर्ति के रूप में बदलती है तो इंसान के जीवन को खतरे में डाल देती है। यह बात उस समय की है जब फ्राइड डॉक्टर था और मेंटल हॉस्पिटल में वो कार्य कर रहा था। उसी समय कहते हैं दोस्तों कि जहां पर फ्राइड डॉक्टर था वहां पर एक घटना घटित हुई। घटना यह घटित हुई कि 22-23 साल की एक बालिका थी, उसका मर्डर हुआ, उसकी हत्या हुई। और कहते हैं कि जब पुलिस विभाग हत्यारों को पकड़ने में असफल रहा और जब वह हत्यारों को नहीं पकड़ पाया, वह कारण को नहीं समझ पाया, तब ऐसी स्थिति में उसने फ्राइड का सहयोग लिया। और फ्राइड जो है अचेतन से होने वाली गलतियों को जानने वाला एक महान व्यक्ति था। जब यह केस फ्राइड के पास गया तो दोस्तों फ्राइड ने उस केस पर बहुत अनुसंधान किया। फ्राइड ने जब उस केस पर अनुसंधान किया तो रिजल्ट निकल करके क्या सामने आता है कि उस बालिका की जो हत्या हुई, उस हत्या के पीछे जो मूलभूत कारण था वो कारण था क्षतिपूर्ति। लेकिन वह क्षतिपूर्ति उस बालिका में अति क्षतिपूर्ति के रूप में बदल चुकी थी और इसी कारण जो है वो बालिका का जीवन जो था वो खतरे में या संकट में पड़ गया। क्या कारण था ऐसा? कारण यह था दोस्तों कि वो बालिका एक कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है, कॉलेज की विद्यार्थी थी और उसके साथ में उसकी 5-7 जो भी थी सहेलियां, उसकी जो फ्रेंड्स थी,
वो भी उसके साथ रहा करती थी। लेकिन फ्रायड ने बताया कि जो ये बालिका थी, इसका रंग रूप जो था वो अच्छा नहीं था, और इसकी अन्य जो दोस्त या फ्रेंड्स थी उनका रंग रूप बहुत ही अच्छा था। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो इसकी अन्य सहेलियां थी उनकी तरफ तो जो है लोग बढ़ चढ़ करके आगे से आगे दोस्ती करने के लिए आते थे, और जितने भी लोग इसकी सहेलियों के साथ में जब दोस्ती करना चाहते थे तो बाकी जो लोग थे वो क्या करना चाहते थे कि जो भी लोग इसकी सहेलियों से दोस्ती करते थे, ठीक है, आगे से बढ़ चढ़ करके उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, वो लोग इस बालिका के रंग रूप के कारण इसको क्या करते थे, नजरअंदाज करते थे। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि इस बालिका के अंतर्गत हीन भावना पनपने लग गई अपनी दोस्तों को लेकर। थोड़े समय के बाद में बताया फ्रायड ने कि इसकी जो सहेलियां थी उन सहेलियों ने भी क्या किया कि इसके रंग रूप के कारण जो है इसको नजरअंदाज करना क्या कर दिया, शुरू। और कहते हैं कि जब इसकी सहेलियों ने, इसकी फ्रेंड्स ने इस बालिका को नजरअंदाज करना शुरू किया तो इस बालिका में जो पनपने वाली हीन भावना थी वह हीन भावना यानी अति हीन भावना के रूप में बदल गई। और जब वह हीन भावना अति हीन भावना के रूप में बदली तो इस बालिका के अंतर्गत अपनी ही सहेलियों से, अपनी ही फ्रेंड्स के प्रति नफरत और ईर्ष्या पैदा हो गई, और इसमें उनके प्रति विरोध के भाव उत्पन्न हो गए, और बदले की भावना से यह प्रेरित होने लगी। और जब इसमें बदले की भावना पैदा हुई तो इसने उसी बदले की भावना से प्रेरित होने के कारण क्या किया, अपने रंग रूप को, अपने पहनावे को और अपनी चाल ढाल को बिल्कुल अट्रैक्ट बना लिया, अट्रैक्टिव कर लिया, आकर्षित कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आकर्षित इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें बदले की भावना थी, और यह आगे चल करके अपनी सहेलियों को नीचा दिखाना चाहती थी, उनको यह बताना चाहती थी कि देखो, जो आज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मेरी तरफ भी अट्रैक्ट होने लग गए। और इसी बदले की भावना ने अतिहीनता या अतिहीन भावना को जन्म दिया। और कहते हैं कि इसी अतिहीन भावना के कारण यह बालिका जो थी ये आगे चल करके क्या हुआ, कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गई। और जब ये गलत लोगों के संपर्क में आई तो एक समय के बाद में इसकी क्या कर दी गई, कुछ इसके साथ गलत हुआ पहले तो, और गलत होने के बाद में इसकी हत्या कर दी गई। हम इस घटना का मनोवैज्ञानिक यदि विश्लेषण करें तो इस घटना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति सामने आती है कि इस बालिका का रंग रूप थोड़ा सा अच्छा नहीं होने के कारण इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक कमी थी, एक कमजोरी थी, और वही कमजोरी पहले तो हीन भावना के रूप में बदली, और वही कमजोरी आगे चल करके अतिहीन भावना के रूप में क्या हो गई, बदल गई। और उसी अतिहीन भावना ने इसके अंदर बदले की भावना को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। और वही बदले की भावना ने जो है इस बालिका से कुछ इस प्रकार का व्यवहार करवाया कि इसके रंग रूप, पहनावे, चाल ढाल के अंदर इस प्रकार का इसने परिवर्तन किया कि जिसके कारण लोग चलते फिरते भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और वही इसके जीवन के लिए एक संकट का कारण बना। मैं सिर्फ यहां पर आपको यह बताना चाह रहा था दोस्तों कि क्षतिपूर्ति पढ़ाते समय हमें जीवन में इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे घर में, परिवार में या समाज में कभी भी कोई बालक हीन भावना से यदि प्रेरित होकर के क्षतिपूर्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें पनपने वाली वो हीन भावना उसको महान बनाने की ओर ले जाती है। लेकिन कभी कभी अतिहीन भावना जब इंसान में पैदा हो जाती है तो वो अतिहीन भावना व्यक्ति के जीवन को किसी न किसी प्रकार के संकट में क्या कर देती है, डाल देती है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि क्षतिपूर्ति का जो प्रयोग होता है वह क्षतिपूर्ति का प्रयोग हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने का ही के लिए ही होता है, जिसे अपन ने लिखा कि हीनता की ग्रंथि पर विजय प्राप्त करने के लिए इंसान के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसी प्रयास को हम क्षतिपूर्ति कहते हैं।
तो कोई भी व्यक्ति इस मनोरचना का जो प्रयोग करता है वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाली हीन भावना पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका क्या करता है, प्रयोग करता है। अगर इसी चीज को अपन समझने की कोशिश करें कि वास्तव में क्षतिपूर्ति एक विशिष्ट मनोरचना नहीं है, यानी हम इसको यूं कह सकते हैं कि वास्तव में क्षतिपूर्ति जो है, उस क्षतिपूर्ति को हम जो है एक विशिष्ट मनोरचना के रूप में न मान करके, विफलता या अंतर्द्वंद से उत्पन्न चिंता से बचाव करने वाली एक विधि मान सकते हैं। अर्थात क्षतिपूर्ति को हम एक विशिष्ट मनोरचना न मानकर, क्षतिपूर्ति को हम एक विशिष्ट मनोरचना न मानकर विफलता या अंतर्द्वंद, क्षतिपूर्ति को हम एक विशिष्ट मनोरचना न मानकर विफलता या अंतर्द्वंद से उत्पन्न चिंता से बचाव की युक्ति के रूप में, स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत रिजल्ट निकल करके क्या आता है? इसके अंतर्गत रिजल्ट निकल करके यह आता है कि जो क्षतिपूर्ति है, उस क्षतिपूर्ति को हम एक विशिष्ट मनोरचना न मान करके विफलता या अंतर्द्वंद से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली जो चिंता है, उस चिंता से बचाव की युक्ति के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षतिपूर्ति जो है वो एक विशिष्ट मनोरचना न होकर के हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो अंतर्द्वंद पैदा होता है, जिसको हम मानसिक संघर्ष कहते हैं, उस मानसिक संघर्ष से या विफलता यानी हमारी जो असफलता है, उस असफलता के कारण हमारे अंदर जो चिंता पैदा होती है, उस चिंता से बचाव की युक्ति के रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सीधा सा परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि बताइए समायोजन की वह युक्ति कौन सी है जिसे हम विफलता या अंतर्द्वंद से उत्पन्न होने वाली चिंता से बचाव की एक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसी का हमें सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हुआ क्षतिपूर्ति। तो यही बात हमें समझने की है। जैसे हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों, कैसे? जैसे किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष है, तो वह व्यक्ति उस शारीरिक दोष के कारण, कोई व्यक्ति उस शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न होने वाली हीन भावना बचने के लिए, हीन भावना से बचने के लिए जो प्रयास करता है,
हीन भावना से बचने के लिए जो प्रयास करता है उसे ही क्षतिपूर्ति के रूप में जाना जा सकता है। उसे ही क्षतिपूर्ति के रूप में जाना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यदि किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक दोष है, यदि किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक दोष है और उस शारीरिक दोष के कारण जो उसके अंदर हीन भावना विकसित होती है, हीन भावना पनपती है, उस हीन भावना से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को ही हम किसके रूप में देख सकते हैं? उस प्रयास को ही हम क्षतिपूर्ति के रूप में देख सकते हैं, या उस प्रयास को ही हम क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। दूसरे उदाहरण की ओर यदि हम बढ़ते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्षतिपूर्ति इंसान को महानता पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जो है महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है। जैसे दूसरा उदाहरण यदि हम देखना चाहें, जैसे एक कद कम वाली महिला का, एक कद कम वाली महिला का, एक कम कद वाली महिला का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समायोजन करना, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर समायोजन करना। ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर के क्या करना? समायोजन करना। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर दूसरा उदाहरण जैसे कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि एक कम कद वाली महिला यदि ऊंची एड़ी के सैंडल पहन करके अपना समायोजन कर रही है, तो बताइए वो किस प्रकार की समायोजन युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो यदि एक कम कद वाली महिला ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अगर अपना समायोजन करने का प्रयास कर रही है, तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इसका मतलब वो महिला जो है वो क्षतिपूर्ति का प्रयोग कर रही है, क्योंकि वो शारीरिक क्षेत्र में ऊंचाई को लेकर के असफल हो गई, उसको विफलता प्राप्त हो गई, और उसके जीवन में जो वो उसका कद जो कम रह गया, वह उसमें बार बार हीन भावना को क्या करता है? जन्म देता है। और उसी हीन भावना से बचने के लिए जो है वो महिला ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अपना समायोजन कर रही है। तो इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्षतिपूर्ति के अंतर्गत ही दोस्तों क्या होती है? सम्मिलित होती है। अगले उदाहरण की ओर जैसे कि अपन बढ़ने चाहें दोस्तों, कि जैसे एक विकलांग बालक खेल में असफल हो जाने पर, एक विकलांग बालक खेल में असफल होने पर एक विकलांग बालक खेल में असफल होने पर मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो इसको भी क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षतिपूर्ति। तो जैसे कि आप दूसरा उदाहरण देखें कि एक विकलांग बालक है। अब वो विकलांग बालक जो है विकलांगता के कारण अपने जीवन में खेल की दुनिया में अपना नाम कमाने में असफल हो गया, क्योंकि विकलांग है, और उसमें जो विकलांगता है वही विकलांगता उसमें हीन भावना को जन्म देती है। और उसी हीन भावना से बचने के लिए वो बालक जो है मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और मेहनत और परिश्रम करके अगर वो कक्षा के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार की समायोजन युक्ति क्या कहलाई? क्षतिपूर्ति। तीसरा उदाहरण देखें, अगला उदाहरण देखें दोस्तों,
जैसे नेपोलियन। नेपोलियन का नाम आपने खूबी सुना है कि नेपोलियन, और जानते हैं कि आप सभी की नेपोलियन में एक बहुत बड़ी कमी थी कि नेपोलियन के बारे में अपन ने पढ़ा है कि नेपोलियन एक प्रसिद्ध योद्धा था। नेपोलियन एक प्रसिद्ध योद्धा था, लेकिन वह एक शारीरिक दोष, कौन सा शारीरिक दोष था उसमें? नाटापन, यानी वो कद में क्या था? छोटा, नाटापन का शिकार था। वह एक शारीरिक दोष, नाटापन का शिकार था। और इस बात को आप सभी जानते हैं कि नेपोलियन एक प्रसिद्ध योद्धा था, लेकिन वह शारीरिक दोष, नाटापन का शिकार था। और इसी शारीरिक दोष से उत्पन्न हीनता ने, इसी शारीरिक दोष से उत्पन्न हीनता ने उसे महान योद्धा, इसी शारीरिक दोष से उत्पन्न हीनता ने उसे महान योद्धा बनाया। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी दोस्तों, क्षतिपूर्ति को पढ़ाते समय, कि क्षतिपूर्ति वो समायोजन युक्ति है जो किसी भी इंसान को जो है कभी कभी महान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसा ही उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि नेपोलियन जो था एक प्रसिद्ध योद्धा था, लेकिन वो योद्धा बना कब? उस नेपोलियन को महान योद्धा बनाने में अहम भूमिका निभाई किसने? क्षतिपूर्ति ने। क्योंकि वह पहले नाटा था, बोना था, लोगों के बीच एक हंसी का पात्र बनता था। लोग उसकी हंसी मजाक करते थे, लोग उससे आनंद लेते थे, लोग उसके ऊपर कई प्रकार के गलत कमेंट्स करते थे। और उसके अंदर जो वो हीनता का भाव जो पनपा, नाटापन को लेकर के, उसी नाटेपन के अंतर्गत जो हीनता का भाव पनपा, उसी हीनता के भाव ने आगे चल करके उसे एक महान योद्धा बनने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। और वही नेपोलियन आगे चल करके दुनिया के बीच में एक महान योद्धा के रूप में उसने ख्याति प्राप्त करी, विख्यात हुआ। तो दोस्तों, क्षतिपूर्ति केवल एक समायोजन युक्ति ही नहीं है। जो मैंने अभी आपसे कहा, क्षतिपूर्ति विफलता और अंतर्द्वंद से उत्पन्न एक चिंता से बचाव करने की युक्ति भी है, जो इंसान को निम्नतम स्तर से उठाकर उच्चतम स्तर पर महान योद्धा के रूप में विख्यात करने में, प्रख्यात करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस ध्यान इसके अंतर्गत इतना ही हमें रखना है कि जहां तक हम हीनता से बचाव के लिए क्षतिपूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षतिपूर्ति अति क्षतिपूर्ति के रूप में बदल जाए। और जब क्षतिपूर्ति यदि अति क्षतिपूर्ति के रूप में बदल गई, तो मैंने आपको बताया कि वो एक मानसिक रोग का रूप ले लेती है। और ऐसी स्थिति में इंसान का जो जीवन है, वो जीवन महान खतरों में जा सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो इसी चीज को विशेषकर हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये है हमारी एक समायोजन युक्ति, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्षतिपूर्ति। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक अन्य समायोजन युक्ति पर विचार करते हैं, जिसको कहते हैं निरसन, अनडूइंग। हमारी अगली जो है समायोजन युक्ति है, जिसका नाम है निरसन। निरसन ये भी दोस्तों एक समायोजन की विशेष युक्ति है। और इस समायोजन की युक्ति के अंतर्गत होता क्या है कि इंसान कोई भी जो है, कभी कभी इंसान अपने जीवन में जो है, कभी कभी किसी भी कारण से, चिंता के कारण मान लीजिए, तनाव के कारण मान लीजिए, किसी प्रकार के चिंता, तनाव या फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है, कभी किसी के साथ कोई अनचाहा व्यवहार कर देता है। अनचाहा व्यवहार का मतलब है कि वो सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार कर देता है जिसकी
सामने वाला उस प्रकार की चाहत नहीं रखता, वो सामने वाले के लिए गलत व्यवहार होता है। अब इंसान की भी किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के कारण, किसी भी प्रकार के तनाव के कारण, किसी भी प्रकार के द्वंद्व के कारण इस प्रकार का व्यवहार तो कर देता है, लेकिन उसे बाद में जाकर के पश्चाताप होता है और उसे यह लगता है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा गलत कर दिया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो क्या करता है कि अपने उस अनचाहे जो व्यवहार है, उस अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार का कार्य करता है, और वो जो विशेष प्रकार का कार्य उसके द्वारा किया जाता है उसी को हम कहते हैं निरसन। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वह युक्ति जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है, अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंतर्गत अभी आपको बताया कि कभी कभी इंसान क्या करता है कि कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कभी कभी कोई गलत कार्य कर देता है, गलत व्यवहार कर देता है, और उसका ये व्यवहार उसके मान मर्यादा, उसके सम्मान को कम करता है। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो इंसान क्या करता है कि वो इंसान अपने द्वारा किए गए उस अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा कार्य करता है कि जिसके माध्यम से उसके द्वारा किए गए अनचाहे व्यवहार के प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति होती है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति को ही क्या कहा जाता है, निरसन कहा जाता है। जैसे अपन बात करें दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटने के बाद, जैसे कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटने के बाद उसके लिए उपहार या किसी प्रकार का कोई गिफ्ट लेकर जाता है। जैसे एक पिता, दूसरे तरीके से अपन कह सकते हैं, एक पिता सुबह अपने पुत्र को डांटने के बाद शाम को उसके लिए मिठाई या कोई खिलौना लेकर जाता है। तो इस प्रकार की रक्षा युक्ति को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, निरसन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पिता है, एक पिता ने अपने बच्चे को डांट दिया, और एक पिता ने जब अपने बच्चे को डांटा तो शाम को एक पिता को एहसास हुआ बाद में कि नहीं, मैंने गलती कर दी, छोटा बालक था, गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसे डांट दिया। और वही अपने उस सुबह किए गए व्यवहार के प्रभाव को कम करने के लिए
शाम को घर जाते समय अपने बेटे के लिए कोई चॉकलेट ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, किसी प्रकार का कोई खिलौना लेकर के जाता है। तो इस प्रकार की जो समायोजन युक्ति है दोस्तों, इस प्रकार की समायोजन युक्ति को ही हम कहते हैं निरसन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली समायोजन युक्ति की ओर अपन बढ़ते हैं। अगली समायोजन युक्ति है हमारी, जिसको हम कहते हैं एक्टिंग आउट, जिसे कहते हैं एक तरीके से प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। जिसे हम सबसे पहले समझे कि हम आंग्ल भाषा में जिसे क्या कहते हैं, एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट, प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। यह एक ऐसी रक्षात्मक युक्ति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अवांछित भाव, आवेग, विचार, व्यक्ति के अवांछित भाव, विचार, आवेग दबते दबते अचानक उसकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक रूप में हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी रक्षा युक्ति है, यह एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति के अवांछित भाव, जिसमें व्यक्ति के अवांछित भाव, विचार या आवेग दबते दबते उनकी अभिव्यक्ति, दबते दबते उनकी अभिव्यक्ति जो होती है, दबते दबते उनकी अभिव्यक्ति जो होती है, वह उनकी अभिव्यक्ति दबते दबते उनकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक रूप में होने लगती है। अभिव्यक्ति हिंसात्मक रूप में होने लगती है। तो इसे ही प्रतिक्रियात्मक विस्फोट कहते हैं। हिंसात्मक रूप में होने लगती है तो इसे ही प्रतिक्रियात्मक विस्फोट कहा जाता है। तो उसे ही प्रतिक्रियात्मक क्या कहा जाता है, विस्फोट कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह एक इस प्रकार की समायोजन विधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जो अवांछित भाव होते हैं, व्यक्ति के जो अवांछित विचार होते हैं, या व्यक्ति के जो अवांछित भाव, विचार या इच्छाएं होती हैं, वो दबते 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 उनका लेवल कभी कभी इतना अधिक बढ़ जाता है कि एक दिन उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, एक दिन उनकी अभिव्यक्ति प्रतिक्रियात्मक विस्फोट में हो जाती है, यानी अचानक एकदम से हिंसात्मक रूप में। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो कि हिंसात्मक रूप में वो प्रकट हो जाती है, और वो जो हिंसात्मक रूप में प्रकट हो जाती है उसे ही प्रतिक्रियात्मक विस्फोट कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति के अत्याचारों से दुखी होकर, एक पत्नी अपने पति के अत्याचारों से दुखी होकर, एक पत्नी अपनी पति के अत्याचारों से दुखी होकर एक दिन उसकी हत्या कर देती है। एक पत्नी अपने पति के अत्याचारों से दुखी होकर एक दिन उसकी हत्या कर देती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है एक्टिंग आउट, या जिसे हम कह सकते हैं प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। तो इसी चीज को आपको जीवन में याद रखना है दोस्तों, कि
प्रतिक्रियात्मक विस्फोट जो है, इसका मूल जो कारण माना जाता है वो इस प्रकार का मूल कारण होता है दमन के कारण। यानी जब दमन का वेग आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है और जब दमित इच्छाएं बढ़ते 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 इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति उन दमित इच्छाओं पर अपना संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, तो आगे चल करके एक दिन क्या होता है कि उसकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक रूप में हो जाती है। और जब वो अभिव्यक्ति हिंसात्मक रूप के अंतर्गत होती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है व्यक्ति एक ऐसा कार्य कर देता है जो कार्य समाज और समाज के प्रतिमान और समाज की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो कार्य हो जाता है, इस प्रकार के कार्य को ही प्रतिक्रियात्मक विस्फोट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। अगली समायोजन युक्ति पढ़ेंगे दोस्तों अपन, प्रत्याहार, जिसको कहते हैं पलायन, विदड्रॉल। तो अगली समायोजन युक्ति है अपनी प्रत्याहार, जिसको हम कहते हैं पलायन। प्रत्याहार या जिसे हम कहते हैं पलायन, ठीक है, विदड्रॉल के नाम से जिसे जाना जाता है। क्या होता है दोस्तों पलायन? पलायन का मतलब होता है कि जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहता है और जो परिस्थिति व्यक्ति को बार बार तनाव देती है, जो परिस्थिति व्यक्ति को बार बार परेशान करती है, और व्यक्ति जब अपने आप को उस परिस्थिति का मुकाबला करने में असहाय और असमर्थ महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि उस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर लेता है, जिसे हम प्रत्याहार भी कह सकते हैं, पलायन भी कह सकते हैं, या जिसे हम अलगाव भी कह सकते हैं। अपने आप को अलग कर लेता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की जो समायोजन युक्ति है, इस प्रकार की समायोजन युक्ति को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार, पलायन या अलगाव के नाम से इसे हम जानते हैं। यह एक ऐसी मनोरचना है, यह एक ऐसी मनोरचना है, यह एक ऐसी मनोरचना है जिसमें व्यक्ति, यह एक ऐसी मनोरचना है दोस्तों जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति चिंता, निराशा या असफलता, व्यक्ति चिंता, निराशा या असफलता, चिंता, निराशा या असफलता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से स्वयं को, उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से स्वयं को अलग कर लेता है, अलग कर लेता है। यानी जो परिस्थिति उस व्यक्ति में चिंता पैदा करती है, जो परिस्थिति उसके अंतर्गत किसी प्रकार का तनाव पैदा करती है, जो परिस्थिति उसे किसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो परिस्थिति उसे असफलता बार बार देती है, तो ऐसी परिस्थिति से वह क्या करता है? स्वयं को अलग कर लेता है। तो एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि यह समायोजन युक्ति चिंता, निराशा या अपमान, चिंता, निराशा या अपमान से बचाव की युक्ति है। चिंता, निराशा या अपमान से बचाव की युक्ति है। तो यह समायोजन युक्ति कैसी युक्ति है? जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को चिंता, निराशा या अपमान से बचाने की क्या करता है? कोशिश। जैसे एक बार एक व्यक्ति संगीत की प्रतियोगिता में
भाग लेने वाला था। जैसे एक बार एक व्यक्ति संगीत की प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, लेकिन जब उसे यह पता लगा कि उसका नौकर भी उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, उसका नौकर भी उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो वह उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। तो वह उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। तो गौर करके देखिए दोस्तों, यहां पर इस मालिक ने क्या किया। यहां पर इस मालिक ने जो है एक समायोजन युक्ति का प्रयोग किया, जिसको हम कहते हैं प्रत्याहार, पलायन या अलगाव, और उस परिस्थिति से स्वयं को अलग कर लिया जो परिस्थिति उसे अपमानित करने वाली थी। क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता था कि उसका नौकर जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ है, और ये पता था कि अगर मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेता हूं तो हो सकता है कि मैं हार जाऊं, और यदि मैं हार गया तो लोगों के बीच मुझे अपमान होना पड़ेगा कि मालिक नौकर से हार गया, और ऐसी स्थिति में वह उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। इसके अलावा दूसरे उदाहरण के रूप में अपन कह सकते हैं, जैसे कि एक बालक का उसके मित्रों के द्वारा बार बार उपहास करने पर। दूसरा उदाहरण इसका हो सकता है दोस्तों, जैसे कि एक बालक का उसके मित्रों के द्वारा उपहास करने पर वह बालक अपने मित्रों से मिलना जुलना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों कि ये एक ऐसी समायोजन युक्ति है जिसमें व्यक्ति दुख देने वाली, परेशान करने वाली, निराशा देने वाली, चिंता देने वाली, असफलता देने वाली परिस्थिति से अपने आप को क्या कर लेता है, अलग हटा देता है, और हटा करके अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ आज की कक्षा का कार्यक्रम पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।